Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to explore about the force, its effects on an object or the body, what are the characteristics of the forces and what are the classifications of the forces, and lastly we concluded the laws of the forces of superposition and the transformability. Okay, so firstly we are know what is force. So force is nothing just the pull and a push of an object or a body, and due to the push and the pull of a body, the state of motion or the rest will changes. And force have the direct or indirect action by the one body on the another body also. What does it mean? It means that if a body is in at the stationary position, that it will not change its position with respect to time, then if a external force, or we can say push or pull, is applied on an object, then the body will start or change its state from rest position to the motion position. ओके, और हम बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है स्टैटिक से डायनामिक के अंदर आना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन पे है इन अ स्ट्रेट लाइन, देन push or pull is applied on a body, then it will get be stopped. So forces is the pull and push of an object or a body, but it has the ability to change the state of rest and state of the motion. Now, what is the unit of the force? As we already know, the force is can be denoted by F is equal to ma, which is derived from the Newton's second law. जब हम लॉ मोशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको भी ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो डायरेक्टली फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी, एंड ए इज द एक्सीलरेशन, simple acceleration. And when we talks about the unit of the force, the unit of the force in IS system, yeah, that is the international system, it is Newton. And whereas in the FPS system it is called as the pounder, in CGS system it is dyne, and in MKS system it is Newton. It's for all the low forces. If we have a giant force, then we represent the force by the kilonewton and represented by the kN. Now यहाँ पर हमें देखा कि आपकी बॉडी के ऊपर जो भी चेंजेस अगर हमें लाने होते हैं तो हम उसके ऊपर पुल या पुश करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी के अंदर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब जब हमारी बॉडी अगर मोशन के अंदर है, यानी कि व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन कंडीशन, देन द फोर्स विच आर अफेक्टेड ऑन द बॉडी और imparted on the body are the gravitational force, frictional force, magnetic force,
or the inertia, and this inertia is due to the mass of the body. वाइल जब आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होगी तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारे ऊपर बहुत सारे अलग फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, वो भी सेम रहेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स भी लग सकता है ड्यू टू द ग्रेविटी, इनर्शिया भी है एंड द अदर थिंग्स। सो here are the some points regarding to the force कि force is a vector quantity since हमारा एक्सीलरेशन जो है वो भी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट करते हैं विद द वेक्टर क्वांटिटी इट कम्स आउट टू आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ओके, स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कि आपका कितना किलो न्यूटन का है या फिर न्यूटन का है, एंड द डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट बाय द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, इस तरीके से ना। दूसरा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ द एंगल रिलेटेड टू आर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स में जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं हम इसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलकर अपने एंगल्स को मेज़र करते हैं। द मैग्नीट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे जो यूनिट्स हैं कई तरीके के हैं, जैसे कि अगर आप FBS सिस्टम में देखो तो क्या आता है, पाउंडल कहलाता है, CGS सिस्टम में देखोगे तो डाइन कहलाता है, और इसका MKS सिस्टम के अंदर देखेंगे तो ये हमारा न्यूटन कहलाता है, और SI सिस्टम इसका तो है ही है आपका न्यूटन, सॉरी। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एंड द पैरामीटर्स आप अपनी यूनिट्स को उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर मेजर्ड इन द न्यूटन्स whereas the large magnitude can be calculated in the kilonewtons। अब हमें पता चल गया कि फोर्स जो है वो हमारा पुश और पुल पे डिपेंड करता है, एंड इट विल डिफाइन और चेंजेस द स्टेट्स ऑफ द मोशन और द रेस्ट। तो इसके फोर्सेस की इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पहला है कि इट ब्रिंग अ चेंज इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज लेकर आ सकता है कि आइदर मोशन विल बी एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड ड्यू टू द पुश एंड पुल। Also, it may balance the force already acting on a body, thus bring the body to a state of rest or the equilibrium। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड इफेक्ट्स विच वी कैन सी, और जो कि मोस्टली हम लोग देख पाते हैं कि ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स द चेंजेस विल बी सीन इन देयर डायमेंशन, and dimension includes both the things, that is the shape and the size of the body। और इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है कि आपकी बॉडी विल बी ट्विस्टेड, बैंड, स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड, टेंसाइल और
sometimes it will get also be the is distorted due to the actions of the force. Now what are the characteristics of the force, कि हम force को पहचानेंगे कैसे? तो it has the magnitude, जैसा कि हमने बताया कि इसके साथ या तो न्यूटन लगा होगा या किलो न्यूटन लगा होगा या पाउंडर लगा होगा या डाइन लगा हुआ होगा. ओके. नाउ next thing is the direction will be the north, south, east, west or northeast, northwest, southwest, etc. Now the third thing is the line of action and the point of the application. यानी कि सपोज़ करो कि आपकी बॉडी कोई इस तरीके से रखी हुई है और ये एक बॉडी, ये आपका पॉइंट कहलाएगा. O इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. और यहाँ पे जो फोर्स A B जा रही है ये आपका अलग होगा एंड दिस विल बी द एंगल. और अगर हम इसे एब्सलूट कोऑर्डिनेशन में देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये आपका वेस्ट से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो इस तरीके से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. After seeing the applications and the characteristics and the effects of the forces, now here are the types of the forces. First classification is based upon the effect produced by the forces on the body. Now first one is the external force, second one is the internal force, third one is the active force, and the last one is the passive force. Now as we know, the name suggests external force. This means the force is applied on a body is externally. The force is applied on a body is externally, and the sources by which the body is experienced a force is should be the outside the system. For example, the frictional force exerted on a body is the example of the external force, that is on when the body is moving, the frictional force is applied on the surface which resist its the motion. Where similarly wind and the water, they cause effects on the buildings or the lands and the other objects. Similarly the weathering respect. Now the second one is the internal force. So internal force is the force which it is a resistive force which will be exerted internally by the body itself. और ये अपने इंटरनल फोर्स की वजह से रेजिस्ट करता है अपने अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस को आने के, which includes the deformation, change in their shapes and the sizes and other, or also the state of motion or the state of rest. एग्जाम्पल इसकी हो गई, बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसकी टेक्टोनिक मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस, जिनकी वजह से हमारे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं. प्रेशर बाय द फ्लूइड ऑन द वेसल्स, लाइक बेस्ट एग्जाम्पल इज द प्रेशर कुकर जो कि इंटरनली इफेक्ट करता है. ना थर्ड one is the active force. Active force, it is
one which cause a body to move or change its shape. साथ के साथ अगर आप पैसिव फोर्स को देखोगे तो इट इज द फोर्स विच प्रिवेंट्स द मोशन। ये दोनों ही फोर्सेस आपस में अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बोथ द एक्टिव फोर्स एंड द पैसिव फोर्स। whereas the active force is responsible for the motion and passive force is responsible for prevent the motion or any deformation of a body. So passive force is behave like the internal force, whereas the active force behave like the external force. Only behave, it doesn't mean कि आप ये कह दो कि एक्टिव फोर्स जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है और इंटरनल फोर्स जो है वो हमारा पैसिव फोर्स होता है। ये इनकी तरह बिहेव करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप इन दोनों को एक ही वर्ड कह दो। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस जो है वो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सेस है कि आपके फोर्सेस के नेचर कैसे हैं, कि आपका एक्शंस है कि रिएक्शंस है, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, या टेंशन है या थ्रस्ट है। सो व्हाट इज एक्शन एंड द रिएक्शन? whenever there are the two bodies in contact, they will exert a force on one another. Out of these forces, one is called action and the other called is as the reaction. And due to this, आपका जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, तो ये उसी को भी वेरीफाई करता है कि जब आपकी कोई भी दो बॉडीज आपस में इन कांटेक्ट होंगी टू ईच अदर, दे विल एक्सर्ट द सिमिलर फोर्स ऑन ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, जैसे कि होता है कि अगर आप दीवार पे बॉल को थ्रो आउट करो तो वो रिबाउंस बैक होती है, तब जब आपकी बॉल दीवार से टकराई जिस फोर्स से, उसी फोर्स से वो रिवर्ट बैक होगी, और जिस टाइम पर वो इन कांटेक्ट आएगी विद द बॉल, देन वहाँ पर होगा एक्शन, और जब वो वापस होना शुरू होगी तब होगा उसका रिएक्शन। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बात करें तो दे आर नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आपकी कैसी हैं? कॉन्टैक्टिंग फोर्स हैं। एक्सर्टेड बाय वन body on the another body without any visible medium transmission such as the magnetic force. तो attraction and repulsion ये आपकी नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस हैं, यानी कि ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आए। इसकी वजह से और इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन। अट्रैक्शंस मीन्स कि बॉडीज़ जो हैं वो आपको एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करेंगी, एंड रिपल्शन में होगा कि वो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। लाइक कि हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स इज द टेंशन एंड द थ्रस्ट। व्हेन अ बॉडी इज ड्रैग्ड विद अ स्ट्रिंग, the force communicated to the body by the string is called the tension, while if we push the body with a rod, the force exerted on the body is called the thrust. टेंशन बेसिकली ये जो प्रोड्यूस होता है जब आपको कोई भी बॉडी
जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि स्ट्रिंग की मदद से आप किसी भी पत्थर को बांधोगे या किसी हैवी चीज़ को बांधो और आप उसे लटका दो, तो उस टाइम पर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन वो प्रोड्यूस हो रही होगी फोर्स, उसको हम टेंशन कहेंगे। और उसी तरीके से जब आप किसी को धक्का दोगे तो डेट इज़ कॉल्ड द थ्रस्ट। जैसे कि आपकी बायोन्स फोर्स है तो इट इज़ ऑल्सो अ थ्रस्ट, जो कि प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द बॉडी विद द वाटर। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस है, कि फोर्स जो है आपका किस तरीके से एक्ट कर रहा है, how it will be acted, the force act at a point or the distribution of a large area। इसी की बेस पर हमारी फोर्सेस जो हैं दो तरीके की होती हैं, एक हो गई आपकी कंसंट्रेटेड फोर्स और एक आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट लोड। क्या कहते हैं? पॉइंट लोड और द पॉइंट फोर्स। यहाँ पर क्या होगा कि when the force of application at a point or when the force applied at a point is the area is so small that it may consider as a point, it's called as the concentrated or the point force। whereas the distributed, तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर जो फोर्स होगी वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज इन अ एरिया। जैसा कि आप इसके फिगर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक बीम है, तो इस बीम के ऊपर ये जो लगा हुआ है ये आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स के पॉइंट आप पूरे एरिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे ये वाली जो एग्जांपल है वो आपकी कंसंट्रेटेड की है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सिंगल एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेटेड और द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पॉइंट लोड भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके एक बड़े एरिया के ऊपर अगर पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही छोटा है और हम उसको कंसिडर करें एज ए पॉइंट, तो इट इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेटेड और द पॉइंट फोर्स। और वहीं पर जो हमारा जो फोर्स का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, तब हम कहेंगे इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लास्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका फोर्स का वो है कि द फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस और बाय कॉन्टैक्टिंग। तो इसी के बेस पे आपकी जो फोर्सेस हैं वो दो तरीके के डिवाइड करे हुए हैं। एक आपका नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, यानी कि फोर्स विल एक्टेड एट अ डिस्टेंस और the force will be experienced from a distance। whereas second जो classification है वो है आपका contacting force और the force by the contact। so non contacting force की जो examples हैं वो आपकी magnetic, electrical, gravitational, these are the examples of the non contacting forces। इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ पोल आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं पे नॉर्थ पोल आपके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों मैग्नेट्स के बीच में अगर देखोगे तो कोई भी विजिबल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, बेसिकली कैसा फिजिकल कांटेक्ट कांट बी सीन। बस यहाँ पे आपकी कुछ फोर्स ऑफ लाइन मौजूद होंगी जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लाइन कहलाती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक में आपके इलेक्ट्रिकल लाइंस कहलाएंगी और ग्रेविटेशनल में आपका ग्रेविटेशनल पुल कहलाएगा।
तो नॉन कॉन्टैक्टिंग के अंदर आपका बॉडीज़ जो हैं वो आपस में किसी भी तरीके की कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट के अंदर नहीं आएंगे। वहीं पे कॉन्टैक्टिंग फोर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर इन कांटेक्ट में होगी। किस में होगी? कांटेक्ट में। लाइक आपने दीवार के अंदर चोबा मारना है, लगाना है, तो आप जो चोबा लगाओगे तो वो आपका पॉइंट जो कहलाएगा पूरे पे, तो वो आपका एक तरीके से पॉइंट लोड होगा और आप विद द हैमर जो फोर्स इम्पार्ट कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका स्क्रू जो है दीवार के अंदर ड्राइव हो रहा है, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स। This is all about the force and their types. Now let's move towards the types or the laws of the forces. Here are the two principles of the forces. One is the superposition and the second one is called the transmissibility. First we concluded the superposition principle. It states that the combined effect of the system acting on a particle or a rigid body is the sum of the effects of the individual forces. इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। अगर ये बॉडी को मान लो कि या तो कंप्रेस कर रही हैं या टेंसाइल कर रही हैं या मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं या टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, वट एवर दे आर डूइंग, तो यहाँ पर आपकी अगर इन सारी फोर्सेस को हटाकर एक फोर्स लगा दो जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। कैसे? सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी एज द अदर फोर्सेस डू। ठीक है, इसका दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके जैसे कि एक बोर्ड है और इसको हम जब मूव करा रहे हैं तो फर्स्टली the force is will be moved by the resultant force, और ये जिस स्पीड से या आप बोल सकते हो जिस वेलोसिटी से और जिस एक्सीलरेशन से ये आर इस बॉडी को मूव या इस बोर्ड को मूव कर रहा है, उतनी ही स्पीड, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन को पाने के लिए आपको दो डायरेक्शन में फोर्सेस को लगाओगे, तब जाके आपका ये सिंपल एक सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि सुपरपोजिशन कॉल्ड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल्स, यानी कि P एंड Q जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं on a rigid body is the same of the individual forces। तो इनके इंडिविजुअल फोर्सेस का जैसे कि हमारा यहाँ पर R निकल कर आया है, तो ये भी सेम इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करेगा जैसा कि कंबाइनली P एंड Q फोर्सेस कर रहे हैं। तो ये है आपका सुपरपोजिशन। इसके बाद जो हमारा दूसरा लॉ प्रिंसिपल है फोर्स का, वो है हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज द सेम वॉट एवर द पॉइंट इन इट द लाइन ऑफ एक्शन इज टेकिंग एज द पॉइंट ऑफ application provided that is connected with the rest of the body in the same variable manners।
कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप ये फिगर, पहली वाली फिगर को आप देख रहे हो, ये एक बॉडी है जिसके अंदर एक P1 फोर्स लग रहा है एंड P2 फोर्स लग रहा है। ये कैसे फोर्स हैं? ये हैं आपके टेंसाइल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये इसको अपना अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहे हैं। अगर हम इनकी एक्शन ऑफ लाइन को देखें तो ये एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, बट एट द डिफरेंट एंड पॉइंट्स। जो इनके एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये भी सेम इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा अगर आपका पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो P2 लग रहा है और यहाँ पे जो P1 लग रहा है, ये भी टेंसाइल हैं क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं। बस यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो आपका सिमिलर है। ये भी सेम इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करेगा जब आपका ए मिडिल के अंदर से ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, P1 एंड P2, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि वो है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये आपका शुड बी कोलिनियर, यानी कि वो एक ही लाइन पर होंगे। नेचर ऑफ द फोर्सेस विल बी द सेम। अगर ऐसा होता है तब आपका ट्रांसफरेबिलिटी को ये लॉ फॉलो करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो और दूसरा फोर्स इसके यहाँ पर लगा रहे हो और ये बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, यानी कि ये इसको या तो फैला रहे हैं, टेंसाइल कर रहे हैं, या इसको रोटेट कर रहे हैं, तो वही सेम इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इनकी ये जो एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इन दोनों फोर्सेस को लगाओगे। जैसा कि पहले वाले में है कि हमने एकदम कोने कोने पर इनको लगाया है, दूसरे वाले में है हमने ए वाले पॉइंट के पास ही P1 को लगाया है और इसी से हमने P2 को लिया है। वेयरएज इन द थर्ड फिगर आपका मिड में लेकर आपने P1 लगाया और मिड में ही दूसरी डायरेक्शन में आपने P2 लगाया, तो ये इन तीनों का इफेक्ट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर आपके एक ही पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आप अगर कहीं किसी भी अदर पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस को लगाओगे तो दे विल प्रोड्यूस द सेम इम्पैक्ट एज द फोर्सेस एक्टेड एट द अदर पॉइंट्स। सिमिलरली यहाँ पर आपका टेंसाइल का, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्रेसिव का है। यहाँ पे P1 P2 फोर्स इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ये दोनों ही यहाँ पर आपका एट द एंड पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे वाले में जो है P1 और P2 जो फोर्सेस हैं वो एट द सरफेस ऑफ B पे काम कर रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक ही पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। और ये तीनों ही, चाहे आपने पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा सेम, तो ये सेम इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी।